नमस्कार। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। वर्ल्ड हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो है पुनर्जागरण, रेनेसेंस जिसे कहा जाता है। बेसिकली ये जो शब्द है ये एक फ्रेंच शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। सर्वप्रथम इस शब्द का जो प्रयोग किया गया था इटली के एक लेखक थे वेसारी, जिन्होंने अपनी बुक लाइव्स ऑफ द आर्टिस्ट में 16वीं शताब्दी में इटली में जो चेंजेस नज़र आ रहे थे, वास्तुकला, शिल्पकला, इनमें होने वाले परिवर्तनों को रेनासिता या रेनेसेंस की संख्या दी थी। ये जो शब्द है पुनर्जागरण, इसको पुनर्जीवन भी कहा जाता है, पुनर्जन्म, पुनर्जागृति, बौद्धिक चेतना, सांस्कृतिक पुनरुत्थान इत्यादि अनेक नामों से जाना जाता है। इसका जो समय है वो लगभग 1350 से 1550 तक का जो समय है वो पुनर्जागरण के काल के रूप में जाना जाता है। प्राचीन युग की जो यूनानी और रोमन सभ्यताएं थी ये मध्यकाल में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रही, या यूँ कहें कि लुप्त प्राय हो चुकी थी। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के कारण पुनर्जागरण काल में पुनः सजीव होती है। इस युग में उन आदर्शों और मूल्यों को महत्व दिया जाने लगा जो मध्यकाल में उतने महत्वपूर्ण नहीं समझे जाते थे। जैसे कि लौकिक जगत को अब इम्पोर्टेंस प्रदान दी गई, लौकिक जगत के प्रति आस्था व्यक्त की गई, मानववाद का विकास हुआ, तर्क की इम्पोर्टेंस हुई रूढ़िवादिता के स्थान पर, और प्राकृतिक सौंदर्य हमें कला के विभिन्न क्षेत्रों में नज़र आता है। तो ये सारे जो तत्व हैं ये पुनर्जागरण काल में पुनः सजीव या महत्वपूर्ण हो गए। लेकिन बहुत सारी जो प्रवृत्तियां हैं पुनर्जागरण काल की ये पूरी तरह से नई थी, अर्थात हम कह सकते हैं कि इनका पुराने यूरोप से या प्राचीन यूरोप की सभ्यताओं से कोई बहुत ज़्यादा संबंध नहीं था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं पुनर्जागरण विशुद्ध प्रतिगामी आंदोलन नहीं था, प्रतिगामी नहीं था, बल्कि ये पुरातन की प्रेरणा पर अवलंबित नवीन युग के निर्माण की क्रिया का काल था। पुनर्जागरण काल से साधारणतया आधुनिक यूरोप का आरंभ भी माना जाता है। पुनर्जागरण अगर हम शब्दावली की बात करें तो बहुत सारे बौद्धिक परिवर्तन हैं जो हमें नज़र आते हैं, जिनको हम कह सकते हैं मध्यकाल की समाप्ति और आधुनिक काल के आरंभ के संक्रमण काल में ये जो परिवर्तन है ये हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि सामंतवाद खत्म होने के कगार पे आ गया, फ्यूडल सिस्टम की अवनति हुई, प्राचीन साहित्य का अध्ययन किया जाने लगा, उसे इम्पोर्टेंट समझा गया। यूरोप में बहुत सारे राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान इस समय में होता है, आधुनिक विज्ञान का आरंभ होता है, गतिशील अक्षर यानी टाइप मशीन जो होती है उसका आविष्कार होता है, प्रयोग किए जाने लगा, बारूद का आविष्कार हुआ, कुतुबनुमा का प्रयोग की जानकारी मिली। इन सब की वजह से नए व्यापारिक मार्गों की खोज हुई और इसी तरह से पूंजीवाद का आरंभ भी हमें नज़र आता है। तो ये बहुत सारे बौद्धिक परिवर्तन हैं जिनको हम जिनमें हमें पुनर्जागरण के चिन्ह नज़र आते हैं। परिभाषा की अगर हम बात करें तो हेनरी एस लुकस कहते हैं पुनर्जागरण शब्द का अर्थ इटली के उन सांस्कृतिक परिवर्तनों से है जो 1300 ईस्वी के बाद इटली में विकसित हुए और 1600 ईस्वी से पूर्व यूरोप के अन्य भागों में फैल गए। पुनर्जागरण का जो जन्म स्थल है वो है इटली। इटली में बहुत सारे ऐसे तत्व थे, कारक थे जिसकी वजह से वो पुनर्जागरण का जन्म स्थल बन पाया, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इटली से होकर ये यूरोप के दूसरे देशों में धीरे धीरे 1600 तक फैल गया। एक और डेफिनेशन की अगर हम बात करें डेविस के बारे में, डेविस कहते हैं पुनर्जागरण शब्द मानव की स्वतंत्रता प्रिय साहसी विचारों को जो मध्य युग में धर्माधिकारियों के द्वारा जकड़े व बंदी बना लिए गए थे को व्यक्त करता है। तो ये स्वतंत्र चिंतन की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मनुष्य का चिंतन स्वतंत्र हो गया, तार्किक हो गया, धर्म और मध्यकालीन जो बंधन है, रूढ़ियाँ हैं, उन सब से स्वतंत्र हो गया और उन्हीं सब की अभिव्यक्ति हमको विभिन्न क्षेत्रों में नज़र आती है। कंसाइज करना चाहें शॉर्ट में तो पुनर्जागरण एक ऐसा बौद्धिक और उदार सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें प्राचीन यूरोप की प्रेरणा के आधार पर नवीन यूरोप का निर्माण
हो रहा था और बहुत सारी प्रवृत्तियाँ जैसे कि आलोचनात्मक अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियों का जन्म हो रहा था। परिणाम ये हुआ कि मनुष्य मध्यकालीन बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र चिंतन की तरफ अग्रसर हुआ और ये जो परिवर्तन हुए उनकी वजह से मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का उन्नयन का आरंभ हुआ। वो हमें दिखाई देते हैं उस युग की कला, साहित्य, दर्शन एवं विज्ञान विभिन्न क्षेत्रों में ये परिवर्तन हमको दृष्टिगोचर होते हैं। अब हम बात करते हैं पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि क्या है, कौन से वो कारक थे, परिस्थितियाँ थी जिन्होंने पुनर्जागरण ये जो बौद्धिक चेतना का आंदोलन है उसको जन्म दिया। सबसे पहले बात करते हैं हम धर्म युद्धों के बारे में। ये जो धर्म युद्ध है काफ़ी लंबे टाइम तक चले, 1095 से शुरू होते और 1291 तक ये धर्म युद्ध चलते हैं। ईसाइयों और मुसलमानों के मध्य हुए। ईसाइयों ने अपने तीर्थ स्थल जो कि जेरूसलम है उसको स्वतंत्र कराने के लिए मुसलमानों से ये युद्ध किए थे। इन धर्म युद्धों के कारण यूरोप वासियों का सबसे पहले पूर्व के लोगों के साथ में संपर्क हुआ। पूर्वी लोगों में अरब लोगों की बहुत ही विकसित सभ्यता थी। अरब लोगों का संपर्क यूनानी सभ्यता से भी था और पूर्व की अनेक सभ्यताएं जैसे कि भारतीय सभ्यताओं के साथ में भी इनका संपर्क था। तो इन सब के समन्वय से इनके इम्पोर्टेंट तत्वों को लेकर इन्होंने एक समृद्ध सभ्यता का निर्माण कर लिया था। धर्म युद्धों के सिलसिले में यूरोपवासियों का संपर्क इन नई सभ्यता से हुआ। धर्म युद्ध ने यात्राओं को प्रोत्साहन दिया, भौगोलिक अध्ययन में अभिरुचि जागृत की। धर्म युद्धों में जिन व्यक्तियों ने भाग लिया वो नए लोगों से मिले, उनसे उन्होंने नए विचार ग्रहण किए और परिणाम स्वरूप उनका जो बौद्धिक क्षितिज था वो और भी ज़्यादा विस्तृत हो गया। एक और काम ये हुआ कि धर्म युद्ध में ईसाइयों की पराजय ने पोप की प्रतिष्ठा पर भी बहुत ज़्यादा आघात कर दिया, क्योंकि पोप ने ये घोषणा की थी कि इन धर्म युद्धों में विजय ईसाइयों की होगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो लोगों पर चर्च का जो अत्यधिक प्रभाव था वो कमज़ोर पड़ने लगा। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो धर्म युद्धों के माध्यम से यूरोपवासियों ने सीखी, जैसे कि अरस्तु के जो वैज्ञानिक ग्रंथ हैं उनकी जानकारी मिली। अरबी अंक जो है जिन्हें कहा जाता है, बेसिकली ये भारतीय अंक हैं 1 2 3 4, लेकिन चूँकि अरब लोगों से यूरोपियन लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया इसलिए वो इनको अरबी अंकों के नाम से जानते हैं। तो अरबी अंक, बीज गणित, दिग्दर्शक यंत्र यानी दिशा सूचक यंत्र जिसे हम कहते हैं, कागज़, इन सब की जानकारी जो है धर्म युद्धों के माध्यम से यूरोप के लोगों को हुई। तो इन धर्म युद्धों ने बहुत सारे नवीन विचारों का प्रसार किया, बहुत सारे पुराने विचार, परंपराएं, विश्वास और जो संस्थाएं थी उनको क्षति पहुंचाई और ये इम्पोर्टेंट काम इनके माध्यम से हुआ और जिसके फलस्वरूप पुनर्जागरण पॉसिबल हो सका। धर्म युद्धों की अगर हम बात करें, उसके पश्चात जो इम्पोर्टेंट कारक है जिसने पुनर्जागरण को जन्म दिया वो है व्यापारिक समृद्धि। पुनर्जागरण का एक मुख्य कारण ये भी था कि उस समय व्यापार का बहुत ज़्यादा अभ्युदय हुआ और व्यापार के उदय का जो कारण है वो भी धर्म युद्ध है। धर्म युद्धों के कारण यूरोप का पूर्वी देशों के साथ में संपर्क हुआ, व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुआ और परिणाम स्वरूप इनके व्यापार में बहुत ज़्यादा अभिवृद्धि हो गई और व्यापारिक अभिवृद्धि ने पुनर्जागरण की भावना के उदय में बहुत ही सहायता पहुंचाई। किस तरह से पहुंचाई देखते हैं। व्यापारिक समृद्धि ने पुनर्जागरण युग की प्रवृत्तियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया। यूरोपीय व्यापारी जो थे वो व्यापार के सिलसिले में विभिन्न देशों में पहुँचे और इस सिलसिले में जहाँ जहाँ वो गए वहाँ के नए विचार, वहाँ के जो प्रगतिशील तत्व थे उनसे वो सब परिचित हुए। व्यापारिक विकास ने नए व्यापारिक केंद्र जो आगे चलकर नगर बने उनको जन्म दिया, जैसे कि वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस, ओंग्लबर्ग, नुरेनबर्ग आदि, इन सबको जन्म दिया जिन्होंने मनुष्य के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। ये जो नए नगर बने ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र बने। व्यापार के सिलसिले में यहाँ विभिन्न देशों के व्यापारियों का, यात्रियों का आना जाना रहता था, जिसके फलस्वरूप विचारों का आदान प्रदान हुआ, ज्ञान का विकास हुआ। इन नगरों में एक स्वतंत्र वातावरण का अभ्युदय हुआ जिसने वैचारिक क्षेत्र में स्वतंत्रता की भावना को जन्म दिया
और तत्कालीन जो संस्थाएं थी, खासतौर से चर्च जिसका अत्यधिक प्रभाव था यूरोप में, उसके प्रति शंका की भावना को जन्म दिया। इसी प्रकार से व्यापार के विकास की वजह से व्यापारियों के पास में अत्यधिक धन का संग्रह हो गया। अत्यधिक धन के संग्रह ने इन्हें विद्यार्जन के लिए प्रेरित किया। नगरों के व्यापारी जो थे उन्होंने कलाओं को पोषण देना शुरू किया। वो विभिन्न कलाओं के आश्रयदाता बने, साहित्य का विकास हुआ, कलाकारों को आश्रय दिया गया और इसी वजह से साहित्य के क्षेत्र में हमें उच्च कोटि का सृजन की शुरुआत मिलती है। विज्ञान के क्षेत्र में नए नए जो इन्वेंशंस हैं, अन्वेषण है, उनका प्रारंभ हमें होता दिखाई देता है। एक और चीज़ है जिसकी वजह से व्यापारिक समृद्धि ने जिसको बहुत ज़्यादा चैलेंज किया, और वो है चर्च की जो परंपरागत मान्यताएं हैं उसको ये जो नवीन व्यापारिक धनी वर्ग था इससे चैलेंज किया, क्योंकि चर्च सूद लेने को पाप समझता था। इसलिए व्यापारिक वर्ग ने चर्च की कड़ी आलोचना करके चर्च के महत्व को कम करने का प्रयास भी किया, क्योंकि पारंपरिक ईसाई धर्म में धन संग्रह को एक पाप की संज्ञा दी जाती है। सूद पर धन देने को, लेने को पाप की संज्ञा भी दी जाती है। इसी तरह से कागज और मुद्रण यंत्र के आविष्कार ने किस तरह से पुनर्जागरण की भावना को आगे बढ़ाया। यूरोपवासियों ने कागज़ बनाने की जो कला है वो अरबों के माध्यम से सीखी मध्य युग में, जब वो अरबी संस्कृति के संपर्क में आए। इसी तरह से जर्मनी के जो जॉन गुटेनबर्ग थे, उन्होंने सबसे पहले मुद्रण यंत्र का आविष्कार किया 1454 में। ये एक इम्पॉर्टेंट आविष्कार है। कागज़ और मुद्रण यंत्र के आविष्कार ने बहुत सारे क्रांतिकारी परिणामों को जन्म दिया। इसके परिणाम स्वरूप अब बहुत अधिक संख्या में लेकिन कम महंगी पुस्तकें छपने लगी, और परिणाम ये हुआ कि आम जनता के पास में ज्ञान की पहुंच हो गई। ज्ञान पर विशिष्ट लोगों का जो एकाधिकार था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। ज्ञान के प्रसार की वजह से अंधविश्वास, रूढ़ियाँ कमज़ोर पड़ने लगी, लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगा, क्योंकि वो अब खुद पढ़ सकते थे कि उन पुस्तकों में लिखा क्या है। चर्च या चर्च के जो अधिकारी हैं, पादरी हैं, वो उन्हें अब ये नहीं कह सकते थे कि बाइबल में ये लिखा है इसलिए आपको ये मानना चाहिए। तो ज्ञान के प्रसार में कागज़ और मुद्रण यंत्र ने इम्पोर्टेंट योगदान दिया। विल ड्यूराई कहते हैं कि लेखन कला के पश्चात मुद्रण कला जो है इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार है, जिसने बौद्धिक चेतना को सर्वाधिक प्रभावित किया है। इसी तरह से एक पॉलिटिकल घटना है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। ये हुआ 1453 में। 1453 में तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे बाइजेंटाइन साम्राज्य भी कहा जाता है, की राजधानी कुस्तुनतुनिया को अपने अधिकार में ले लिया, जिससे पूर्वी रोमन साम्राज्य खत्म हो गया। लेकिन इस पूर्वी रोमन साम्राज्य के खत्म होने के साथ ही साथ पश्चिमी यूरोप में ज्ञान का प्रसार हुआ और इसने एक तरह से नव युग का आरंभ कर दिया। तुर्कों का जो कुस्तुनतुनिया पर अधिकार था, उनके जो अत्याचार थे और उनकी जो कोशिश थी कि पूर्वी रोमन साम्राज्य को ख़त्म कर दिया जाए, इसके कई महत्वपूर्ण परिणाम हुए। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने से पहला काम ये हुआ कि यूरोप से जो पूर्वी देशों की तरफ जाने वाले स्थल मार्ग थे, उन पर अब तुर्कों का अधिकार हो गया। तुर्क लोग व्यापार को प्रोत्साहन नहीं देते थे, व्यापारियों को लूट लिया करते थे, इसलिए यूरोप का पूर्वी देशों के साथ व्यापार खत्म हो गया। यूरोप में पूर्वी देशों की बहुत सारी विलासिता की सामग्री, गरम मसालों की बहुत ज़बरदस्त मांग थी, इसलिए दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में के जो लोग थे वो किसी नए व्यापारिक मार्ग की खोज करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित या व्यग्र हो गए। उन्होंने बहुत सारे अभियान किए और जिनके फलस्वरूप 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, और इसी तरह से पूर्वी देशों के लिए, भारत और पूर्वी देशों के लिए नवीन जल मार्ग की खोज भी की गई, और इसी क्रम में भारत वास्को डी गामा पहुँचे थे 1498 में। तो इस तरह से कुछ नवीन खोजें हुई। इसके अलावा कुस्तुनतुनिया पिछले लगभग 200 सालों से ज्ञान, दर्शन और कला का एक इम्पॉर्टेंट केंद्र था। तुर्कों के लिए इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी, इसलिए यहाँ से बहुत सारे यूनानी विद्वान, दार्शनिक और कलाकार पूर्वी यूरोपीय देशों में आए शरण प्राप्त करने के लिए, और साथ ही साथ अपने साथ वो लेके आए पुराने प्राचीन रोमन, यूनानी
ज्ञान विज्ञान की बहुत सारी पांडुलिपियाँ मैन्यूस्क्रिप्ट्स वो अपने साथ में लेके आए और इस ज्ञान विज्ञान ने एक तरह से यूरोप में नई चिंतन पद्धति का प्रचार प्रसार भी किया। इसी तरह से एक और कारण है मंगोल साम्राज्य का अभ्युदय। 13th सेंचुरी में चीन में कुबलाई खान ने एक बहुत ही विशाल साम्राज्य बनाया था, बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। उसका जो दरबार था वो एक समन्वय का केंद्र बन गया था, जिसमें विद्वान भी थे, धर्म प्रचारक भी थे और बहुत सारे व्यापारी जो थे वो आया करते थे। मंगोलों की राजसभा में पोप के दूत, भारत से बौद्ध भिक्षु, पेरिस इटली चीन के दस्तकार, बहुत सारे आर्टिस्ट, भारत के बहुत सारे गणितज्ञ, ज्योतिषाचार्य, ये सब वहाँ पर उपस्थित थे और एक तरह से इस दरबार में पूर्व और पश्चिम का वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ, जिसने इसी संपर्क ने विचार विनिमय को प्रोत्साहित किया, ज्ञान का आदान प्रदान हुआ और इस सब का प्रभाव यूरोप पर बहुत ज़्यादा हुआ। वेनिस यात्री जो मार्को पोलो है, उन्होंने कुबलाई खान के दरबार में यात्रा की थी 1272 में और वहाँ से लौटकर उन्होंने इस यात्रा का विशद विवरण भी लिखा था। तो मंगोल साम्राज्य ने भी एक तरह से पूर्व और पश्चिम के समन्वय में या पुनर्जागरण की प्रवृत्तियों के जागरण में एक तरह से अपना योगदान दिया था। तो ये सब कारण थे। इन तमाम कारण या पृष्ठभूमि में यूरोप में एक नवीन बौद्धिक चेतना का अभ्युदय हुआ, जिसे हम पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। थैंक यू।